हमारा क्या टॉपिक रहेगा? हमारा थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में पहली जो हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर वो रहेगी इनॉर्मस फर्टिलिटी। इनॉर्मस फर्टिलिटी कहने का मतलब होता है संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता का पाया जाना जीवों के अंदर, राइट। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन सभी के अंदर अपने जैसी संतान उत्पत्ति करने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। तो लिख लो इसके बारे में। डार्विन व लोवलेस ने बताया, डार्विन व लोवलेस ने बताया, लवलेस भी इसको पढ़ सकते हैं, लवलेस ने बताया कि संसार के सभी ऑर्गेनिज्म ब्रैकेट में प्लांट एंड एनिमल, इनके अलावा क्या आपको देखने को मिलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल व माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन ये होते हैं। तो संसार के सभी जीव, दैट मीन्स प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। अब आप कहेंगे सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या बच्चे पैदा करते हैं? अरे बच्चे पैदा नहीं करते हैं, लेकिन ये डिवीजन करके अपने नंबर को बढ़ाते हैं, ठीक है। यानी कि ये ग्रोथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी संख्या में ग्रोथ कर रहे हैं, अपने बॉडी में ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन की क्षमता पाई जाती है जिससे वह अधिक से अधिक अपनी संतानों की उत्पत्ति करते हैं। मोर एंड मोर नंबर में क्या करेंगे? अपने बच्चों को ये पैदा करेंगे। अधिक से अधिक संतानों की उत्पत्ति करते हैं। इस क्षमता के कारण, यानी कैपेसिटी के कारण, कोई भी स्पीसीज के सदस्य, इस कैपेसिटी के कारण कोई भी स्पीसीज के सदस्य, कोई भी स्पीसीज के सदस्य की संख्या, कोई भी स्पीसीज के सदस्य की संख्या जियोमेट्रिकल रेट या रेशियो में, रेशियो लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, जियोमेट्रिकल रेशियो में बढ़ती जाती है। तो आपको पता है कि जो जीव हैं ये अपनी जैसी संतान की उत्पत्ति करते रहते हैं, ठीक है। उनमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है तो बहुत ज़्यादा संख्या में क्या करते हैं? अपने संतानों की उत्पत्ति करते हैं, जिससे जो जियोमेट्रिकल रेशियो है उस जियोमेट्रिकल रेशियो में इनका नंबर बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है, ठीक है, बढ़ती जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैराइन वाटर ऑयस्टर मतलब सीपी, एक मैराइन ऑयस्टर यानी कि समुद्री जल में जो सीपी पाई जाती है, एक मैराइन ऑयस्टर सीपी एक सीजन में लगभग, यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो सीजन वाइज होता है, तो एक सीजन में लगभग 10 लाख अंडे देती है। 10 लाख अंडे देती है। इस बात को याद रखना। तो आप समझिए यहाँ पर 10 लाख अंडे, यानी एक सीपी 10 लाख अंडे दे रही है। बहुत बड़ा अमाउंट है ना। तो क्या लिखा? एक सीजन में लगभग 10 लाख अंडे देती है, कॉमा एक मॉस के प्लांट के, यानी कि जो मॉस का प्लांट है, एक मॉस के प्लांट के कैप्सूल में लगभग, एक मॉस के प्लांट के कैप्सूल में लगभग 2000 से अधिक, कैप्सूल में लगभग 2000 से अधिक स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। कैप्सूल में लगभग 2000 से अधिक स्पोर का
फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी प्रकार लाइन से लिखिए, इसी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में फर्टिलिटी की डिफरेंट कैपेसिटी पाई जाती है। अब आपको पता है कि सीपी 10 लाख अंडे दे रही है, लेकिन अगर वही मैमल्स की, अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ये मात्र एक बेबी को 9 मंथ में प्रोड्यूस करता है, राइट। तो इसको समझिएगा। तो क्या लिखा, फर्टिलिटी डिफरेंट कैपेसिटी पाई जाती है। इस नेचर में, इस प्रकृति में ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में, इस नेचर में यानी प्रकृति में ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में यानी जनसंख्या में ग्रोथ के साथ साथ डिस्ट्रक्शन, दैट मीन्स विनाश, डिस्ट्रक्शन दैट मीन्स विनाश के भी अनेक कारण पाए जाते हैं। डिस्ट्रक्शन के भी यानी विनाश के भी अनेक कारण पाए जाते हैं। ठीक है, अनेक कारण पाए जाते हैं, जिससे ऑर्गेनिज्म की संख्या में यानी कि जो ऑर्गेनिज्म का नंबर है, ऑर्गेनिज्म की संख्या में कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं आता, जिससे ऑर्गेनिज्म की संख्या में कोई विशेष भिन्नता या स्पेशल डिफरेंट नहीं आता है। और ऑर्गेनिज्म का नंबर लगभग समान रहता है, बराबर रहता है, नॉर्मल रहता है। ऑर्गेनिज्म का नंबर लगभग बराबर रहता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे कॉज है जिसके कारण जो ऑर्गेनिज्म ने अपनी संतानों को प्रोड्यूस किया है, राइट, उनका डिफरेंट फैक्टर के कारण क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और कुछ ही ऐसे बचते हैं जो इस पृथ्वी पर सरवाइव कर पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर कितना भी हो, ठीक है, लेकिन इस अर्थ पर, इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं या बहुत सारे ऐसे कॉज हैं जिसके कारण क्या होता है, उनकी संख्या नष्ट हो जाता है और जो ऑर्गेनिज्म का नंबर है वो मेंटेन रहता है, बराबर रहता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है। समझ रहे हैं? अब मान लो कि अगर आप सीपी को ही देख लो यार, ऑयस्टर को देख लो, अगर ये सीपी एक सीजन में 10 लाख अंडे दे रही है, मतलब एक सीजन में एक सीपी 10 लाख अंडे दे रही है, तो आप सोचिए कितनी सीपी, 10 लाख सीपी बन जाएंगी। अगर 10 लाख अंडे जो है कंप्लीटली बन जाएं तो आज समुद्र में क्या सीपी के अलावा क्या होता? कुछ नहीं होता भाई। अगर आप बीच पे जा रहे हैं, गोवा वाले बीच पे, है ना, फोटो खिंचाने के लिए, तो वहां पर तो आप ऑयस्टर डेफिनेटली वहीं पर आपको आसपास मैराइन वाटर में देखने को मिल जाती है, तो वहां पर तो आप फोटो कम और इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करते, बहुत सारा होता। तो ऐसा ना हो करके क्या है कि इनके नंबर में क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन होता रहता है। बहुत सारे कारण हैं। चलिए अब आप देखिए कि इन सभी के डिस्ट्रक्शन होने के बाद में भी, इन सभी के डिस्ट्रक्शन होने के बाद में भी जो ऑर्गेनिज्म बचते हैं या जो एग बचते हैं या जो बच्चे बचते हैं, वो इस अर्थ पर किस तरीके से जीवित रहेंगे या उनको इस प्रकृति में, इस एटमॉस्फेयर में किस तरीके से रहना है। तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इन एग को या फर्टिलाइज्ड एग को या एम्ब्रियो को स्ट्रगल करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ एक्सिस्टेंस। दैट मीन्स एग्जिस्टेंस के लिए, रहने के लिए, इस पृथ्वी पर अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? इनको स्ट्रगल करना होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो पड़ेगी वो पड़ेगी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। चलो लिखो इसमें, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जीवों को अपने जीवन में, फटाफट लिख लीजिए, जीवों को अपने जीवन में, ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ में डिफरेंट स्ट्रगल से, यानी भिन्न प्रकार की स्ट्रगल से, संघर्ष से गुजरना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। जो ऑर्गेनिज्म
इन स्ट्रगल्स को जीत लेता है ना, पास हो जाता है इसमें, जो ऑर्गेनिज्म इन स्ट्रगल्स को जीत लेता है वह जीवित रहता है, वह जीवित रहता है, तथा जो हार जाता है वह नष्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है, जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हारेगा वो मरेगा। ये नेचुरल फैक्ट है। आप जो भी मूवी देखते हैं उसमें भी यही दिखाया जाता है। बचपन से हम लोग यही देखते आ रहे हैं, जो जीतने वाला आगे बढ़ता है, हारने वाला मर जाता है। भले ही वो हीरो और विलन के बीच की बात हो, है ना, तो हीरो हमेशा जीतता है, विलन हमेशा हारता है। तो जीतने वाला आगे बढ़ता है और हारने वाला नष्ट हो जाता है। ये तो नेचुरल फैक्ट है, हमारे दिमाग में ये जीन के रूप में ही बैठा हुआ है कि हमको स्ट्रगल करना है, तभी हम क्या कर पाएंगे, इस अर्थ पर, इस एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट रह पाएंगे। तो क्या लिखा, नष्ट हो जाते हैं जो हार जाते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। लेना से लिखें, इस प्रकार का स्ट्रगल एनिमल में तीन प्रकार से होता है। इस प्रकार का स्ट्रगल एनिमल में कितने प्रकार से होता है बेटा, तीन प्रकार से होता है। तो पहली हेडिंग डाल दीजिए, फर्स्ट इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। अभी इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहने का अर्थ क्या हुआ, तो लिखो, इसमें मैंने कल बताया था, लिख लीजिए इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल हेडिंग डाल करके इसमें लिखें, जब एक ही स्पीसीज के एनिमल, जब सेम स्पीसीज के एनिमल्स, जब एक ही स्पीसीज के एनिमल्स के बीच जीवन के लिए स्ट्रगल होता है, एनिमल्स के बीच जीवन के लिए स्ट्रगल होता है, तब इसे इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं बेटा, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। यानी कि दो सेम स्पीसीज के बीच में झगड़ा हो रहा है या स्ट्रगल हो रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ फूड, फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट, रिप्रोडक्शन के लिए, फूड के लिए, प्लेस के लिए, वाटर के लिए, ये सब क्या है, यहां पर स्ट्रगल हो रहा है। तो इसमें जो ज्यादा दमदार होगा या जो पावरफुल होगा वो क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा, वो फूड खा लेगा, वो प्लेस पे कब्जा कर लेगा, वो रिप्रोडक्शन भी करेगा, समझ रहे हो, वो वाटर को भी पिएगा। लेकिन जो कमजोर होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। जब वो कुछ कर ही नहीं पाएगा तो उसको एनर्जी मिलेगा नहीं, जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिंपल है, उसी स्पीसीज, सेम स्पीसीज का ही एक जो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये ह्यूमन बींग्स में भी अब देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा, मतलब अब तो फिर भी बहुत कम है, लेकिन इंसानियत खत्म हो रही है धीरे धीरे, ऐसा देखने में आ रहा है। हम भी जंगली बनते जा रहे हैं, खैर हम तो नहीं हैं। तो सेम स्पीसीज एनिमल्स के बीच में क्या हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है फॉर द पर्पज ऑफ लाइफ के लिए। चलिए फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट में, यानी कि जंगल है, फॉरेस्ट में प्लांट के बहुत सारे स्पोर्स एंड सीड, फॉरेस्ट में प्लांट्स के मेनी स्पोर्स एंड सीड एक ही स्थान पर, लिख लो, एक ही स्थान पर एक साथ जर्मिनेट होते हैं। यानी कि एक जंगल है, उस जंगल में बहुत सारे प्लांट्स के जो स्पोर्स और सीड है वो एक प्लेस पर ही पड़े, एक ही स्थान पर सभी पड़े, और वो एक साथ क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। अब इनके बीच में स्ट्रगल है, कैसा स्ट्रगल है, लिखें, प्लेस पर जर्मिनेट करते हैं, लेकिन सॉइल तथा न्यूट्रिशन की कमी के कारण, लेकिन सॉइल तथा न्यूट्रिशन की कमी के कारण अनेक प्लांट जल्द ही नष्ट हो जाते हैं, अनेक प्लांट जल्द ही नष्ट हो जाते हैं, तथा इसके अलावा कुछ प्लांट्स ट्री के रूप में
फॉरेस्ट के फॉर्म में आ जाते हैं, जंगल के रूप में आ जाते हैं। तो ये तो एक स्ट्रगल हो गया, नहीं बहुत सारे यहाँ पर सीड और स्पोर्स पड़े हुए थे और एक साथ जर्मिनेट किए, और उनमें से जिनको पहले न्यूट्रिशन मिल गया है, जिनको पहले स्पेस मिल गया प्लेस पर, राइट, लैंड पर या सॉइल मिल गया, न्यूट्रिशन भी मिलने लगा, वो क्या करेंगे, ग्रोथ कर जाएंगे, और जिनको नहीं मिला वो डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, राइट। देन इसके बाद में एक सेकेंड आता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, तो इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहता है कि देखिए भैया, जब दो डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज होती है ना, इनके बीच में स्ट्रगल हो फॉर द पर्पज ऑफ फूड, प्लेस एंड नॉट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए तो यहां पर बेसिक स्ट्रगल नहीं होगा, सेम स्पीसीज में रिप्रोडक्शन होता है, बट यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर फूड के लिए, प्लेस के लिए यानी जगह के लिए और खाने के लिए, वाटर के लिए क्या होगा, स्ट्रगल होगा। तो हेडिंग डाल दीजिए इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, और इसके अंतर्गत लिखें, डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल के बीच में, डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल, डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल्स के बीच में होने वाले स्ट्रगल को इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। ठीक है, आगे लिखें, अधिकतर एनिमल्स में यह स्ट्रगल पाया जाता है, यानी कि मोस्ट ऑफ जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ये स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा इंटर स्पेसिफिक, यानी कि दो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं उनके बीच में आपको लड़ाई देखने को मिलेगी ही, वो लड़ते हैं। जैसे कि आप सेम स्पीसीज का ये अगर देखें, लाइक अगर हम लोग यहाँ पर इंटर स्पेसिफिक में एक और उदाहरण लें, सिंपल सा जो आपके एरिया में ही देखने को मिल जाता है। जैसे अगर आप घर के बाहर एक जो कॉलोनी बनी वहाँ पर अगर बालकनी में खड़े होते हैं या रोड पे आते हैं और किसी दूसरे बालकनी से, या हम ये कह सकते किसी दूसरी कम्युनिटी से, ठीक है, या दूसरे प्लेस से कोई डॉगी आपके मोहल्ले में आता है, तो आपके मोहल्ले वाले जो डॉग होते हैं वो क्या करते हैं, उसको इतना भौंकते हैं उसके ऊपर, यानी कि उसको मारने तक वो दौड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस प्लेस में आया है, और आया है तो क्यों आया है। अगर ये डॉग उनके ऊपर ना दौड़े, उनको ना काटे, उनको ना भौंके, तो क्या होगा कि वो इस प्लेस पर भी रहने लगेगा। समझ रहे हो, वो जिस प्लेस में आया उस प्लेस में भी रहने लगेगा। तो यहां पर ना रहे इसके लिए, अब देखो ये दोनों डॉग एक ही स्पीसीज के हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक जर्मन शेफर्ड है तो दूसरा बुल डॉग है, इनमें भी आपको देखने को मिलेगी प्रतिस्पर्धा, संघर्ष देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो है प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है बड़ी खतरनाक तरीके की, एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। समझ रहे हो, तो ये भी एक क्या है, ये एक इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल है। वो स्ट्रगल कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि जिस कम्युनिटी में वो रह रहा है या जिस प्लेस पे रह रहा है वहां पर वैसे ही फूड की कमी है, लोग वहां पर उस डॉगी को बेचारे को मारते हैं, भगाते हैं, तो उसको जो मिल जाता है थोड़ा बहुत वो खा करके उसी कम्युनिटी उसी प्लेस पर रहता है। ठीक है, और वहां पर एक और भाई साहब आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। अब ऐसा है कि उस प्लेस में जहां पर आप है वहां पर अगर एक डॉग है और किसी दूसरी कम्युनिटी के 4-5 डॉग आते हैं, तो वो जो एक डॉग है वो वहां पर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब 4-5 जो डॉग हैं वो उसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे पकड़ के। अच्छा, तुम्हारे प्लेस में क्या करने आए हैं, कब्जा करने आए हैं। समझ में आया? तो वो डॉग आकर के इस कम्युनिटी में रहने लगते हैं। अगर उस कम्युनिटी पर या उस एरिया में डॉग की कमी होती है, या एक या दो होते हैं, या मान लो ज्यादा भी हैं और वो कमजोर हैं इन कंपेरिजन टू अदर, ठीक है, जो दूसरे डॉग आए उनकी कंपेरिजन वो कमजोर हैं, तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है वो उस प्लेस पर अपना धाक जमा लेंगे। चलिए, तो ये तो इंटर स्पेसिफिक हो गया। इंटर स्पेसिफिक में डिफरेंट एनिमल्स में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि हाइनाज ने, अगर हाइना ने बेचारों ने क्या किया, मिलकर के शिकार किया, तो आप देखेंगे कि लायन अगर वहां पर आ गया तो वो भाग जाते हैं, और लायन अकेले बैठ के खाता है। तो आप वहां पर दो स्पीसीज देख रहे हो अलग अलग, और दो स्पीसीज में जो क्या है पावरफुल है उसको फूड मिलेगा, उसको प्लेस मिलेगा, और लायन तो डेफिनेटली पावरफुल है। अब हाइना वहां पर अगर बहुत सारे भी हाइना है ना,
तो भी हाइना निकल लेते हैं, वो कहते हैं यार बढ़ो, ये हम ही लोगों को मार के खा जाएगा, तो इसलिए जो पड़ा हुआ खाना है वही दे दो इसको, जो उन्होंने बेचारों ने शिकार किया है। खैर फिलहाल तो हाइना जो होते हैं वो शिकार किए हुए ही ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, जो पहले से शिकार किए जाते हैं वो थोड़ा बहुत जो बच जाता है वो खाते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी कर लेते हैं, दिखाते हैं अपने आप को कि हम भी हैं। खैर डिस्कवरी देखो, सी हेडिंग डाल दो, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रगल है, जैसे कि यहाँ पर इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक से भी इंपॉर्टेंट जो स्ट्रगल है वो है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, यानी वातावरणीय जो संघर्ष है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये संघर्ष में ऑर्गेनिज्म नहीं जीता तो वो आगे लाइफ को अपने फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, इन्वायरमेंट स्ट्रगल, राइट। तो इन्वायरमेंट स्ट्रगल क्या है, वातावरणीय संघर्ष क्या है, तो लिख लो इसमें। है क्या सर, सिंपल सी बात है, वातावरण के लिए संघर्ष करना। तो लिखो वातावरण में होने वाले चेंजेस का, वातावरण में एटमॉस्फेयर में होने वाले परिवर्तनों का सीधा प्रभाव ऑर्गेनिज्म के लाइफ पर पड़ता है, सीधा प्रभाव ऑर्गेनिज्म के जीवन पर, दैट मीन्स लाइफ पर पड़ता है, राइट। इसमें इन्वायरमेंट के अपोजिट स्पीसीज में स्ट्रगल होता है। अब इन्वायरमेंट के अपोजिट होगा, अब देखिए अपोजिट कहने का अर्थ क्या हो रहा है भाई, वातावरण जो है वो बदलने वाला नहीं, वो तो सेम है, वो अपने आप ही, वो डेफिनेटली इन सबसे पावरफुल है वातावरण, एटमॉस्फेयर तो सबसे पावरफुल है यार। वो कहता है आज हमको ठंडी करना है तो वो ठंडी कर देगा, वो कहता है हमको बरसना है तो आज पानी भी बरसेगा, आप रोक नहीं सकते उसको, ठीक है, ये तो एक नेचुरल फेनोमिना है। तो वातावरण क्या, एटमॉस्फेयर इन सबसे ऊपर है, आप क्या हाथ लगा करके रोक लोगे कि नहीं आज पानी नहीं बरसना, हम नहीं बरसने देंगे तुमको, तो क्या नहीं बरसेगा, अगर पानी बरसने को होगा तो बरसेगा, राइट। अब इन ऑर्गेनिज्म, अब मान लो जहां पर जिस प्लेस में वाटर फ्लो हो रहा है, या रेनी सीजन आ गया या रेन हो गया, वो कहते ना बिन मौसम बरसात हो रही है, तो उस मान लो इस ठंडी के मौसम में तो ठंड है, ऊपर से अब अभी बरसात हो जाए तो ठंडी और बढ़ जाएगी, ठंडी क्या हो जाएगी और बढ़ जाएगी। जब ठंडी और बढ़ जाएगी यार, तो इस प्लेस पर या इस एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, क्या पता उन्होंने अपने आप को बेचारों ने इसी एटमॉस्फेयर के लिए ढाल के रखा हो, लेकिन और ठंडी ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या कर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। समझ में आया? या तो वो क्या करें, अपने आप को और जो ज्यादा ठंडा सीजन आ जाए उसके प्रति क्या कर पाए, अपने आप को परिवर्तित कर पाए। दैट मीन्स अपोजिट है यहां पर क्या हो रहा था, अपोजिट नहीं था, यहां पर सेम था, यानी कि वो परिवर्तित कर सकता था, करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए अगर ये इंट्रा स्पेसिफिक लाइक दो सेम स्पीसीज हैं, अगर ये आपस में झगड़ना ही चाहती है तो झगड़ेंगी, और दोनों स्पीसीज अगर समझदार हो जाए कि नहीं यार हमें नहीं झगड़ना है तो नहीं झगड़ेंगे। जैसे कि ह्यूमन कम्युनिटी की अगर हम लोग बात करें, तो क्या आप चलते चलते किसी के ऊपर भौंकने लगते हो, मतलब मारने लगते हो, सॉरी मारने तो लगते नहीं हो किसी को, क्यों? क्योंकि आप समझदार हो, है ना। हम भी तो सेम स्पीसीज हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं कि हम आपको डांट रहे हैं, हम आपको मार रहे हैं, आप मिल जाओगे कि गोली मार देंगे या आप हमें मार दोगे, ऐसा नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश। लेकिन हाँ, आप अगर हमारे घर में आकर के हमारी जमीन को कब्जा करोगे तब समझ लो क्या होगा। फिलहाल तो ऐसा होना नहीं है। तो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल समझ में आ रहा है, और इंटर स्पेसिफिक दैट मींस डिफरेंट टाइप की दो ऑर्गेनिज्म। अब इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल तो देखने को मिलता है, अब ह्यूमन तो नहीं लड़ता है, लेकिन अगर ह्यूमन कम्युनिटी के बीच में अगर लॉयन आ जाए, टाइगर आ जाए, तो क्या होता है, भगदड़ मच जाती है ना। तो वो भी गड़बड़ाइजेशन है। और इन्वायरमेंटल स्ट्रगल ये सभी को करना होता है, चाहे इंट्रा स्पेसिफिक हो चाहे इंटर स्पेसिफिक एनिमल्स हो, इन सभी को एनवायरमेंटल स्ट्रगल करना ही पड़ता है, क्योंकि वातावरण चेंज होगा और वातावरण के अनुसार जिसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया वो इस पृथ्वी पर जिएगा। अन्यथा आप यार देखो ना, आप अगर ज्यादा कपड़े ना पहनोगे या रजाई में नहीं लेटोगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आप तबीयत खराब होगी तो आप डेफिनेटली खराब होने का मतलब है मर जाना यार, सिंपल सी बात है। आप बिना कपड़ों के मीन्स आप सिर्फ टी शर्ट और पैंट पहन करके रात बाहर बिताएं तो क्या हाल होगा। और बिताएं क्या, आपको मान लो कि कहीं बाइक पे जाना पड़ जाए और आप कुछ ना पहनो और चले जाओ ऐसे ही गर्मी वाला एकदम पहन करके कपड़ा, तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। तो वो ना हो तो उसके लिए घर में आराम से रहो, रजाई में लेटो। खैर
आगे लिखे हैं क्या लिखा, इनमें एनवायरमेंट के अपोजिट स्पीसीज में स्ट्रगल होता है। जैसे मीजोजोइक एरा में पाए जाने वाले, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मीजोजोइक एरा में पाए जाने वाले जियांट रेप्टाइल्स यानी बृहद या बड़े जो रेप्टिलियंस थे, लाइक डायनासोर्स, आर्कियोप्टेरिक्स, ये अब नहीं है। इन्होंने अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाया, लेकिन इन्होंने तहलका मचा के रखा था पूरे अर्थ पर, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए। लेकिन वातावरण में चेंजेस हुए और ये थे तो बहुत स्ट्रगल, ये बहुत ही, हम ये कह सकते हैं कि डायनासोर्स खतरनाक थे या जो भी थे, जैसे भी होंगे, क्या पता छोटे छोटे डायनासोर्स होते। लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स का जो हमको फॉसिल्स मिला उसको देख करके तो ये लगता है कि नहीं, बहुत बड़े बड़े रहे होंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत दमदार थे, बहुत पावरफुल थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग परिवर्तित कर ही नहीं पाया। जब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग परिवर्तित नहीं कर पाया तो क्या हो गया, विलुप्त हो गए, मर गए सभी के सभी। तो क्या लिखा, जियांट रेप्टाइल्स एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस के, जियांट रेप्टाइल्स एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस के यानी परिवर्तन के फेवरेबल यानी अनुकूल अपनी बॉडी को नहीं बना पाए, अनुकूल अपनी बॉडी को नहीं बना पाए, जिससे यह ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे, जिससे यह ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे नष्ट हो गए, जिससे यह ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे नष्ट हो गए तथा इस प्रकार का स्ट्रगल, एनवायरमेंट स्ट्रगल कहलाता है। अगर आपने वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं डाला तो आपकी डेथ हो जाएगी, मतलब आपकी नहीं, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, सॉरी। चलिए, अब यहां पर जैसे ही ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हुआ, अब मान लो किसी ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को ढाल लिया वातावरण के अनुसार और प्लेस भी इन्होंने पा लिया, देन अब ये क्या करेंगे, अब इनका नेचर करेगा सिलेक्शन, दैट मीन्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन ने अपनी बुक में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन कैसे होगा, अब मान लो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल में दो सेम स्पीसीज ने फूड के लिए क्या किया था, लड़ाई किया था, ठीक है। तो फूड के लिए लड़ाई करने में जो स्ट्रांग होगा उसे फूड मिलेगा और जो वीक होगा उसे फूड नहीं मिलेगा। तो स्ट्रांग वाले को फूड मिला तो वो क्या हो गया, और स्ट्रांग हो गया, और जो वीक वाला था बेचारा, उसको फूड ही नहीं मिला है, खाने नहीं मिला है, तो और वीक हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। अब मान लो कि जब ये स्ट्रांग वाला और जब और स्ट्रांग हो जाएगा तो ये इंटर स्पेसिफिक भी स्ट्रगल कर लेगा। भाई अगर मान लो यहां पर जो स्ट्रांग वाला और स्ट्रांग हो गया तो किसी दूसरी स्पीसीज से अगर इसको लड़ाई करना हुआ तो कर लेगा, फॉर द पर्पज ऑफ प्लेस या फूड या वाटर, किसी के लिए भी कर सकता है। और जब ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ये अपने आप को, अब ये अगर इसके अंदर ईगो आ गया कि हम ही स्ट्रांग हैं, तो ये इन्वायरमेंट के खिलाफ क्या कर सकता है, लड़ाई नहीं कर सकता। या यहां पर एक एग्जांपल से समझिए, यही स्ट्रांग वीक वाला, स्ट्रांग एंड वीक, मान लो स्ट्रांग वाला जो है इसको फूड मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, और जो वीक वाला है इसको फूड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो स्ट्रांग वाला इसको फूड मिला, इसको जब फूड मिला तो क्या हो जाएगा, और स्ट्रांग हो जाएगा यार। और जो वीक वाला था इसको फूड नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, और वीक हो जाएगा। लेकिन अब नेचुरल सिलेक्शन, अब देखो नेचुरल सिलेक्शन तो डार्विन के अनुसार ये कहता है, डार्विन के अनुसार नेचुरल सिलेक्शन कहता है कि वो अपने आप में, अब जैसे मान लो ये स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है ये तो स्ट्रांग है, यानी कि ये क्या है, ये इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए योग्य है। क्यों योग्य है, क्योंकि इसके पास में एनर्जी है, और ये इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए योग्य नहीं है। जो कमजोर है बेचारा वो नहीं है रहने के लिए योग्य, लेकिन ये स्ट्रांग वाला है। अब यहां पर थोड़ा सा क्या हो जाए, नेचुरल सिलेक्शन हो जाए। अब यहीं पर मात खाते हैं कौन, डार्विन साहब। तो डार्विन के अकॉर्डिंग कौन जीतेगा, ये जीतेगा, क्योंकि यही तो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि ये फिट है अपने आप में और ये सर्वाइव करेगा एनवायरनमेंट में, राइट। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो स्ट्रांग वाला होता है इसके ऊपर प्राकृतिक आपदा आ जाती है और ये मर जाता है, इसे कोई बहुत भयानक बीमारी हो गई और ये मर गया। और जो वीक वाला है
इसे कोई बीमारी नहीं हुई। जब ये मर जाएगा, इसे कोई बीमारी नहीं हुई, तो इसके खिलाफ ये क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। अब यही खत्म हो गया तो ये बचा, इसको फूड मिलेगा। अब इसको फूड मिलेगा, ये खाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। जब ये आगे बढ़ जाएगा तो ये एनवायरमेंट में क्या कर सकता है, अपने आप को ढाल सकता है। तो जो वीक वाला था वो आगे सरवाइव कर गया। तो यही इनका क्या हो गया, एक कॉन्सेप्ट फेल हो गया। तो इसीलिए कहा गया कि डार्विन ने ये तो बता दिया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो समझ में आता है कि हाँ, जो योग्य होगा वो अपने आप को इस अर्थ पर बनाए रखेगा, वो जीवित रहेगा। लेकिन ये जो योग्य है, ये आया कैसे, ये आया कहां से, या ये कैसे पता कि यही जिएगा, इसके बारे में इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को नहीं बता पाया। इसलिए ये थोड़ा सा फेल हो गया और नियो डार्विनिज्म लाया गया। तो आप समझिए यहाँ पर अब वही बात है कि इसके अंदर स्ट्रांगनेस तो यानी कि बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा जीन था जिसकी वजह से इसके अंदर बीमारियां, या हम ये कह सकते हैं इसका नर्वस सिस्टम अच्छा नहीं था, इसलिए इसको रोग लग गया। इसका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा था, समझ में आया, खाना पीना फिर भी नहीं खाया लेकिन नर्वस सिस्टम अच्छा था, थोड़ा बहुत इधर उधर चुंग लेता था, है ना। लेकिन नर्वस सिस्टम होने के अच्छा होने के कारण, एनवायरमेंट में चेंजेस होने के कारण ये ठंडी से मर गया, ये ठंडी से बच गया। या मान लो ये ठंडी से मर गया, ये ठंडी से बच गया। स्ट्रांग वाला जब बच जाएगा तो जाहिर सी बात आगे चल करके वो फर्टिलाइजेशन करेगा और अपने प्रोजेनी को आगे बढ़ाएगा, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ये वाला खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि नेचर सेलेक्ट किसको करेगी, इस बात को याद रखना। तो नेचर किसको सेलेक्ट करेगी ये हमें पता नहीं है। तो इसीलिए थर्ड हेडिंग डाल दो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन।